गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने मैक्सवेल की एक इक्वेशन को डेराइव कर लिया था, ठीक है। और उस मैक्सवेल इक्वेशन में हमने जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी कर ली थी कि होपिंग कि आप सभी जो है साथ के साथ इसको अपने नोट्स की फॉर्म में तैयार करते रहें, ठीक है। और इस यूनिट को एग्ज़ाम से पहले जो है वो तैयार कर लें, क्योंकि मे बी पॉसिबल लॉकडाउन में हम जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू भी रह सकते हैं। तो चलिए आज हम मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। ये जो सेकंड इक्वेशन है आपकी मैक्सवेल की, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी आ सकती है इस इक्वेशन को, या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से भी आ सकती है। अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाए, डिस्प्लेसमेंट करंट को सॉल्व करना हो, डेराइव करना हो, या फिर इक्वेशन को डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई टी, या फिर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, म्यू नॉट एच लिख दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, डेल क्रॉस बी की जगह क्या आ गया, म्यू नॉट एच, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट करली जे प्लस करली डी बाई टी। और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में भी आ सकती है, डेल क्रॉस एच दिस इज इक्वल टू जे प्लस करली डी बाय करली टी। तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर ऑल द थ्री टाइप्स, ठीक है। अगर इक्वेशन यही आ जाए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे डिफरेंट इक्वेशन है और सबसे जो है लेंथी भी है। तो डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई टी, या डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से आ जाए, या फिर ये आ जाए कि डेल क्रॉस एच जे करली डी बाई टी, ठीक है। तो इसको डेराइव कर लेते हैं। ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है इसको हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ से डेराइव करना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन एम्पियर सर्किटल लॉ से ही शुरू होगा, एंड वी नो दैट एम्पियर सर्किटल लॉ हम पढ़ चुके हैं कि बी डॉट डी एल यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल है फॉर ए क्लोज्ड कर्व सी। और b की वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट h होती है, तो यहाँ पर b की जगह हम क्या रख देंगे, म्यू नॉट इंटू में h। तो b को हटाया हमने और इसकी जगह क्या रख दिया, म्यू नॉट इंटू h। इधर भी म्यू नॉट इंटू आई है, तो एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख करके कैंसिल आउट करना, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। तो इक्वेशन बन गई h डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, यानी कि हमने इस b डॉट डी एल जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको h में चेंज कर दिया है, क्योंकि b की जगह म्यू नॉट h, जैसे हमने इस इक्वेशन में b की जगह म्यू नॉट h रखा था तो ये h में चेंज हो गई। तो ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ b की जगह h में चेंज हो गया। तो दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अगर एम्पियर सर्किटल लॉ b डॉट डी एल म्यू नॉट आई है तो भी, और h डॉट डी एल आई के बराबर है तो भी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं कि h डॉट डी एल इज इक्वल टू आई हमने इसको पुट कर दिया है, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेट यहीं पे रखना है कि हमें प्रूफ करना है ये चीज़। अब देखो हमें h मिल रहा है, यहाँ से ये h मिल गया है और ये है लाइन का इंटीग्रल। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं इक्वेशन को, सॉरी। Now the equation has to be changed. अब देखो ध्यान से, क्योंकि उसके अंदर करंट डेंसिटी थी वर्ड हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ भी हम उस करंट डेंसिटी को यूज़ करने वाले हैं। वो करंट डेंसिटी इसलिए क्योंकि म्यू नॉट जो आई वैल्यू हमारे पास आई थी, यहाँ देखो इसको, जे वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, जे प्लस करली डी बाई टी। तो जे को इन्वॉल्व करना है हमने इक्वेशन में, और जे को इन्वॉल्व करने के लिए अभी हम यहाँ तक गए हैं, h डॉट डी एल, जे नहीं है यहाँ कहीं भी। तो जे को इन्वॉल्व करने के लिए करंट डेंसिटी को लेते हैं, और हमें ये पता है कि जो करंट डेंसिटी है आपकी वो क्या होती है, करंट डेंसिटी आई, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो जे करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को हम जे डॉट डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्यू को हम लिखते थे सिग्मा इंटू एस अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है,
या Q इज इक्वल टू रो इंटू वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही चार्ज की बजाय करंट को हम क्या लिख सकते हैं, J डॉट डी एस। ये हमने तब पढ़ा था जब हमारे पास कोई सरफेस है उसमें करंट फ्लो रहा है, तो हर पॉइंट पर J की वैल्यू अलग अलग होगी, तो पूरी सरफेस के ऊपर जो करंट होगा वो J डॉट डी एस से रिप्रेजेंट होगा। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, क्या थी इक्वेशन, H डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल में इज इक्वल टू आई के बराबर। यहाँ अब आई को क्या पुट कर देना है, J डॉट डी एस। तो इक्वेशन बन गई H डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू J डॉट डी एस। यहाँ आई था हमारा और इस आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, J डॉट डी एस। अब ये तो है लाइन इंटीग्रल और ये कौन सा है, सरफेस इंटीग्रल। अब इनको भी आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टोक्स थ्योरम। And we know that line integral of a vector field is equal to curl of that vector field changes into surface integral। तो स्टोक्स थ्योरम में हमने H डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल था H का, तो सरफेस में चेंज कर दिया डेल क्रॉस H डॉट डी एस की हेल्प से। ठीक है, अब H डॉट डी एल दोनों में सेम है, थर्ड और फोर्थ में, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो J डॉट डी एस हमारे पास है और डेल क्रॉस H है, तो हमने लिख दिया डेल क्रॉस H डी एस दिस इज इक्वल टू J डॉट डी एस। अभी तक इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं जो आपने ना पढ़ी हो। नाउ दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल ds के साथ सरफेस इंटीग्रल ds के साथ रिमूव कर सकते हैं इसको, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो डेल क्रॉस H इज इक्वल टू क्या आ गया, J के बराबर आ गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये इक्वेशन हमने आगे यूज करनी है। अब that equation is del cross H is equal to J के बराबर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लेते हैं इक्वेशन में। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट के साथ लगा देते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस H, यहाँ भी डाइवर्जेंस ऑफ J। लेकिन हमें ये टर्म पता है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू का डाइवर्जेंस लेते हैं और वो कर्ल में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, तो वो वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है। यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, ये कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड है और इसका हम डाइवर्जेंस लेंगे तो ये 0 के बराबर है। ये एक न्यूमेरिकल भी आपका बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि प्रूव दैट डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0, और ये शायद मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, इंपॉर्टेंट वन में से था ये। तो किसी भी कर्ल का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो हमेशा कितना आता है, 0। तो ये टर्म हमारी किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। तो डाइवर्जेंस J भी कितना हो गया, देयरफॉर 0 के बराबर हो गया। अब डाइवर्जेंस J की वैल्यू हमारी 0 आ गई है। जब डाइवर्जेंस J 0 आ रहा है देन एक नई टर्म को हम यहाँ यूज कर रहे हैं जो 11th क्लास में आपने कभी पढ़ी होगी। ठीक है, इसमें भी है मैग्नेटिक फील्ड में कि जब भी हम डाइवर्जेंस J लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वर्ड यूज आता है यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को अब कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर हम करंट का डेंसिटी का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो माइनस करली रो बाय करली टी है। रो क्या चीज़ है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी है। वैसे तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, I क्या चीज़ है, करंट, और Q क्या है, चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। अब ये क्या है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी विद टाइम है। एक तरीके से यही टर्म को हमने इलेबरेट कर दिया थोड़ा सा। तो डाइवर्जेंस ऑफ J याद रखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, माइनस करली रो बाय करली टी, ये टर्म याद रखनी है। अब क्योंकि हमारी ऑलरेडी टर्म डाइवर्जेंस J की किसके बराबर आ चुकी है, 0 के बराबर आ चुकी है, तो इसका मतलब माइनस करली रो बाय करली टी भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, और किसी का भी डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज अगर 0 है तो इसका मतलब वो टर्म क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए।
इट मीन्स करली रो बाय करली टी के अंदर अगर हम वैल्यू 0 ला रहे हैं तो इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और जब टाइम के साथ कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो टर्म क्या होनी चाहिए, दैट टर्म इज टू बी कांस्टेंट, सो रो इज ए कांस्टेंट। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, अब ये टर्म 0 के बराबर आ गई। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 5 थी, वो इक्वेशन नंबर 5 ये थी कि डेल क्रॉस एच दिस इज इक्वल टू जे, दैट वाज द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने यहां पर लिखी थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 5, इट रिप्रेजेंट्स ओनली ए स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड फॉर टाइम डिपेंडेंट इट नीड्स सम मॉडिफिकेशन। क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें अब, कि हमारी ये टर्म डेल क्रॉस एच जे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब जब हमने उसको डाइवर्जेंस लिया तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई, और ये सिचुएशन आ गई तो ये सिचुएशन किसकी सिचुएशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन की सिचुएशन है। और हम करंट डेंसिटी को ले रहे हैं, और करंट का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर उसकी डिफरेंट वैल्यू है, और जब हर पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सिर्फ स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो जिस इक्वेशन से हम ये सब कुछ निकाल रहे हैं, यानी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, उस इक्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो दैट इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 5 रिप्रेजेंट्स ओनली स्टेडी स्टेट कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस, एंड फॉर ए टाइम डिपेंडेंट फील्ड इट नीड्स सम मॉडिफिकेशन। और क्योंकि इसके अंदर कुछ कमी है तो इसके मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। तो मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट करा कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कुछ हम ऐड कर देते हैं, कोई टर्म ऐड कर देते हैं जे के साथ, और उसके साथ जब हम उसको ऐड कर देंगे तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो मैक्सवेल सजेस्टेड दैट वी नीड सम मॉडिफिकेशन एंड वी मस्ट ऐड सम वेक्टर जे डैश सो दैट मेक इट वैलिड, ताकि ये क्या हो जाए, वैलिड इक्वेशन हो जाए। तो इसको वैलिड बनाने के लिए डेल क्रॉस एच यानी कि कर्ल एच में हमने क्या ऐड कर दिया, जे के साथ जे डैश को ऐड कर दिया है। ठीक है, सिर्फ इसमें यही पॉइंट समझने का है जो भी ये लिखा। ठीक है, ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गया तो स्टेडी स्टेट हो गई। लेकिन स्टेडी स्टेट के लिए नहीं है ये इक्वेशन, क्योंकि टाइम पर डिपेंड हो रही है, और जब टाइम पर डिपेंडेंट है तो इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। तो मॉडिफिकेशन के लिए इसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, मॉडिफिकेशन करके जे डैश ऐड कर दिया। अब दोबारा से सिचुएशन के साथ चलते हैं, दोबारा से डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस यहाँ पर ले लिया और इसका भी क्या ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया। अगेन हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल द वेक्टर फील्ड कितना होगा, 0 के बराबर। तो ये टर्म तो हो गई 0, तो ये टर्म रह गई दोबारा से। तो डाइवर्जेंस जे प्लस जे डैश दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन अब इस डाइवर्जेंस को एक बार जे के साथ ले लेते हैं, एक बार जे डैश के साथ ले लेते हैं। तो डाइवर्जेंस जे डैश दिस इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, माइनस ऑफ डाइवर्जेंस जे के बराबर। ठीक है, और माइनस डाइवर्जेंस जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। डाइवर्जेंस जे क्या है, माइनस करली रो बाय करली टी। तो हमने इस डाइवर्जेंस जे की जगह लिख दिया माइनस करली रो बाय करली टी, बिकॉज डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय टी। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस आ गए। ठीक है, अब हम इस रो को भी हटाना चाहते हैं यहाँ से, और रो को हटाने के लिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ को यूज करना है। और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या कहती है कि डेल डॉट डी दैट इज इक्वल टू रो। ठीक है, ये मैंने आपको लोगों को कई बार बता रखा है कि ये टर्म जो मैं आपको बताता था साथ में क्रैम्प करनी है, क्योंकि ये हमें बहुत बार यूज होनी है। गॉस लॉ, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, इस तरीके से। तो यहाँ हमने इस रो को हटाने के लिए डेल डॉट डी का यूज करा, और रो की जगह गॉस लॉ ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म से डेल डॉट डी की वैल्यू रख दी। तो इक्वेशन क्या बन गई, डाइवर्जेंस जे डैश माइनस माइनस प्लस करली बाय करली टी, और रो की जगह क्या आ गया, डेल डॉट डी। ठीक है, डेल डॉट डी आ गया हमारे पास। अब डेल डॉट डी आ गया है तो अब देख लेते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। डाइवर्जेंस जे डैश दिस इज इक्वल टू डेल बाहर ले लिया और करली डी बाय करली टी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन देख लो एक बार क्या थी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको हमने क्या करा, करली बाय करली टी को डी के साथ ले गए और डेल को बाहर लिख दिया है बस।
ठीक है, डेल पहले लिख दिया और करली बाय करली टी किसके साथ चला गया, डी के साथ चला गया। और ऐसा करने से हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, डेल जे डैश डेल डॉट करली डी बाय करली डी, यानी ये भी डाइवर्जेंस है और ये भी क्या है, डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस एक दूसरे से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, आपने दिखाना नहीं है, कैंसिल करके सिंपली रिमूव कर देना है, जे डैश बच गया और यहाँ पर क्या रह गया, करली डी बाय करली डी। अब ये देखो ये जीरो नहीं आ रहा है, पहली सिचुएशन में हमारे पास जे की वैल्यू जो है वो करली रो बाय टी और वो इक्वल टू क्या आ रहा था, कांस्टेंट जे। तो इसका मतलब जो हमने ऐड करा था वो हमें मिल गया। क्या ऐड करा था हमने, जे डैश, और जे डैश की वैल्यू क्या है, करली डी बाय करली टी। अब इस जे डैश को वहां पर पुट कर देते हैं, तो ये था कर्ल एच जे प्लस जे डैश, और जे डैश की जगह क्या आ गया हमारे पास, करली डी बाय करली टी। और यही चीज हमारी क्या थी, यही टर्म हमारी क्या है, डेल क्रॉस एच, दिस इज इक्वल टू जे प्लस करली डी बाय करली टी, और दिस इज नथिंग बट योर मैक्सवेल इक्वेशन लाइक दिस, डेल क्रॉस एच जे प्लस करली डी बाय करली टी। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई है यहाँ। ठीक है, अगर ये आ जाए, ये आ जाए, या डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाए, हमने इसको प्रूव कर दिया है, अब ये अपने आप ऑलरेडी प्रूव हो गई है। और ये जब ऑलरेडी प्रूव हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमारी मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है वो भी प्रूव हो गई है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी डेल क्रॉस एच जे प्लस करली डी बाई टी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया यहाँ जो डी रिप्रेजेंट हो रहा है दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू करंट एंड इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर सिर्फ एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाए तो सिर्फ लास्ट में ये प्रूफ करके लिख देंगे कि डी इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या है, क्योंकि इक्वेशन ये थी या ये थी, एक ही चीज है दोनों। किससे डिटरमाइन करा है हमने, एम्पियर्स लॉ से, तो इट समराइज द एम्पियर्स लॉ। अब यहां पर इन इक्वेशंस के अंदर टी वर्ड टी के साथ डिपेंडेंट है, तो इट इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, और ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इट रिलेट्स द स्पेशियल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन का मतलब डेल क्रॉस, डेल का मतलब कल बताया था वही है चीज। ठीक है, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, यानी स्पेशियल वेरिएशन हो रहा है किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। ठीक है, और जब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी स्पेशियल वेरिएशन कर रही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी विद करंट डेंसिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये इन सब का रिलेशन है। इट रिलेट्स स्पेशियल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, स्पेशियल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी विद करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। इट रिलेट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी विद करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इन तीनों को आपस में बता देना है क्या क्या चीजें रिलेट हो रही है। फोर्थ वन, इट शोज दैट टाइम वेरिएशन ऑफ डी, टाइम वेरिएशन ऑफ डी का मतलब करली डी बाई टी, एंड स्टडी करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि टाइम वेरिएशन ऑफ डी एंड स्टडी करंट्स जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा लिख दिया। पहले तो क्या लिखा, स्पेशल वेरिएशन ऑफ बी रिलेट्स विद करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या लिख दिया कि टाइम डिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट विद स्टडी करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर फिर भी आपको ये कुछ प्रॉब्लम लगे, इसमें समझ में ना आए, तो 2-3 बार इसको लिख करके देखें, और ना समझ में आए फिर भी आप जो है वो मुझे मैसेज करके पूछते रहना। तो वैसे इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था जो इक्वेशन हमने अभी तक ना करी थी। चलिए अब बात करते हैं हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की। अब दोनों थर्ड और फोर्थ बहुत सिंपल है और पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ भी है। तो वही चीज जो हमने पहले करी थी डेराइव करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज होता है। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सिर्फ हमने क्या करा,
अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ लगा दिया। गॉस लॉ क्या होता है कि टोटल फ्लक्स जो है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज होता है। ठीक है, अब क्यू को हटा दिया। क्यू क्या है हमारा टोटल चार्ज, और अगर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम चार्ज रो इनटू में dV। तो इक्वेशन नंबर 1 में E डॉट ds फॉर द सरफेस S, क्यू को हटा करके हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम रो इनटू dV यहाँ से। ठीक है, 1/ε0 लाएंगे, E डॉट ds ये आ गया। ठीक है, अब ये तो है वॉल्यूम का और ये क्या है सरफेस का। तो सरफेस और वॉल्यूम आपस में इंटरचेंज करने के लिए हम थ्योरम लगाते हैं डाइवर्जेंस की। तो सरफेस इंटीग्रेशन को हमने किस में चेंज करना है, वॉल्यूम के लिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds दिस इज इक्वल टू डेल डॉट E dV। ये ध्यान रखना, डाइवर्जेंस में डेल डॉट आता है और स्टोक्स थ्योरम में डेल क्रॉस आएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमने लगा दी, सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds चेंज हो गया डाइवर्जेंस में डेल डॉट E और ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम dV, यानी इसकी जगह ये लिख दिया। 2 और 3 को इक्वेट कर दो, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट E dV के साथ, और ये ऑलरेडी था हमारा 1/ε0 ट्रिपल इंटीग्रेशन रो डॉट dV, रिमूव कर दिया, डेल डॉट E इज इक्वल टू ρ/ε0। प्रूव हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और ज़्यादा करना है तो इसको इसके साथ ले जाओ, ε0E यहाँ ले गए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, D के बराबर, एंड दैट इज आल्सो नोन एज डेल डॉट D इज इक्वल टू रो। तो ये या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, दोनों ही मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है और दोनों ही डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ भी है। और इसको हमने इस इक्वेशन में पहले भी यूज़ करा, अभी जो जस्ट इक्वेशन जो हमने यूज़ करी थी सेकंड वाली, उसमें इसको यूज़ करा था ना, रो को हटाया था, डेल डॉट D लिखा था उसको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। ये इक्वेशन है हमारी, टाइम नहीं है इसमें कहीं भी, तो इट इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड इट रिलेट्स स्पेशियल वेरिएशन। किसका स्पेशल वेरिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसके साथ रिलेट कर रहा है ये इसको, चार्ज डेंसिटी के साथ। देन इट रिलेट्स स्पेशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद चार्ज डेंसिटी। हो गई रिलेशन। किससे समराइज करा था हमने इसको, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इट समराइज गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तीसरी चीज, इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी एंड बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। हमने ये लिखा था E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी, Q को हम रो इनटू dV लिख सकते हैं। तो इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द चार्ज डेंसिटी, और दोनों ही क्या चीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज में आ जाते हैं। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। डेल डॉट B इज इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, इसको हमने मैग्नेटिज्म लॉ से, गॉस लॉ से, मैग्नेटिज्म के गॉस लॉ से डेराइव करना है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं, तो नो सोर्स नो सिंक, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में से जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 0 के बराबर। तो गॉस लॉ डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम के अंदर। तो B डॉट ds सरफेस इंटीग्रल है, और डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी तो ये डेल डॉट B dV हो गया। ठीक है, तो अब दोनों ये 1 और 2 में सेम है, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दिया तो डेल डॉट B क्या आ गया। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल हटा दिया तो डेल डॉट B कितना आ गया, 0। हो गई प्रूफ हमारी इक्वेशन नंबर 4, डेल डॉट B इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई हमारे पास, किससे डेराइव किया है हमने इसको, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से। इट समराइज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। टाइम इसमें भी नहीं आता, तो इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये स्पेशल वेरिएशन मतलब डेल डॉट B, स्पेशल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू क्या है, 0। बस इसी के साथ डील करता है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। इट डील्स विद द स्पेशल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। और फोर्थ वन, क्योंकि इसमें कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं है,
तो ये एक तरीके से ये प्रूफ करता है कि मैग्नेट के पोल्स जो हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते कभी भी। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो आज हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा तो है, लेकिन अब हमारी मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस हो गई हैं। ये चारों इक्वेशंस आपने जो हैं 4 की 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं, ये चारों की चारों डेराइव करनी भी आती हैं। तो चारों को ध्यान से देख लेना है, कहीं किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत लगे तो पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।